तो आज हम देखते हैं सेक्शन 397 CRPC 357C पीड़ितों का उपचार। सभी लोक या प्राइवेट हॉस्पिटल, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या स्टेट गवर्नमेंट की हो या किसी स्थायी निकाय या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा चलाए जा रहे हो, लोकल बॉडीज़ के द्वारा या अदर पर्सन के द्वारा चलाए जाने वाले कोई भी हॉस्पिटल्स हो, उसमें BNS की धारा 64, 65, 66, 67 to 71 सेक्शन 124 का क्लोज फर्स्ट के अधीन रेप से रिलेटेड जो ऑफेंसेस हैं वो, या पॉक्सो एक्ट की सेक्शन 4, 6, 8 और 10 के अधीन आने वाले किसी भी अपराध में, पॉक्सो एक्ट की सेक्शन 4, 6, 8, 10 के अधीन आने वाले किसी भी अपराध के लिए पीड़ित को तुरंत निःशुल्क प्राथमिक चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराया जाएगा और ऐसी घटना की सूचना पुलिस को देंगे तुरंत। तो चाहे कोई भी हॉस्पिटल हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, स्टेट का हो, किसी लोकल बॉडीज़ का हो या किसी अन्य व्यक्ति ने किया है, रेप ऑफेंसेस के मामले में तुरंत प्राथमिक प्राइमरी जांच की जाएगी और साथ में इसकी घटना की रिपोर्ट जो है वो पुलिस को दी जाएगी। अब है सेक्शन 398 न्यू जुड़ा है BNSS में, साक्षी संरक्षण स्कीम, विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम। प्रत्येक राज्य सरकार साक्षियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को ध्यान में रखते हुए साक्षी सुरक्षा स्कीम तैयार करेगी और अधिसूचित करेगी। तो इस पे हेडिंग बेस्ड क्वेश्चन बनेगा कि साक्षी सुरक्षा स्कीम कौन से सेक्शन में है। सेक्शन 398 में 398 में क्या है, साक्षी संरक्षण स्कीम। आगे है सेक्शन 399 निराधार गिरफ्तार कराए गए व्यक्तियों को प्रतिकर, सेक्शन 358 CRPC। तो जब कभी कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को पुलिस अधिकारी से गिरफ्तार कराता है, ठीक है, किसी अन्य व्यक्ति को पुलिस अधिकारी से कोई व्यक्ति गिरफ्तार करा रहा है, तब यदि मजिस्ट्रेट को जिसके द्वारा वह मामला सुना जाता है उसे लगता है कि उसकी गिरफ्तारी के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं है, तो मजिस्ट्रेट उस संबंध में क्या अधिनिर्णय दे सकता है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को हुई समय की हानि और व्यय के लिए 1000 रुपये से अनधिक, मैक्सिमम 1000, मिनिमम कुछ भी हो सकता है, 1000 से ऊपर नहीं होना चाहिए, 1000 रुपये तक का प्रतिकर जो है जिस व्यक्ति ने गिरफ्तार करवाया है उस व्यक्ति के द्वारा दिया जाएगा। क्लोज सेकंड कह रहा है कि ऐसे मामले में एक से अधिक व्यक्ति अगर गिरफ्तार किए जाते हैं तो मजिस्ट्रेट उनमें से प्रत्येक को 1000 रुपये से अनधिक का उतना प्रतिकर अधिनिर्णित कर सकता है जितना कि वह ठीक समझे। तो ऐसे कह देते हैं ना कि बिना किसी आरोप के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करवा दिया तो उस संबंध में जिसने गिरफ्तार करवाया है उसे प्रतिकर देना होगा। आगे है क्लोज 3, इस धारा के अधीन अधिनिर्णित जो प्रतिकर है वो ऐसे वसूल किया जाएगा मानो जुर्माना हो। यदि वह वसूल नहीं किया जा सकता तो ऐसे व्यक्ति को जिसके के द्वारा वह संदेह है 30 दिन से अनधिक की अवधि का सादा कारावास दिया जाएगा, जब तक कि ऐसी राशि उससे पहले न दे दी जाए। तो अगर किसी व्यक्ति ने क्या किया है, अगर किसी व्यक्ति पर प्रतिकर देने के लिए लगाया गया है तो उसे जुर्माने की तरह वसूल किया जाएगा, और अगर वह जुर्माने की तरह वसूल नहीं किया जाता है और ऐसा व्यक्ति उस रकम को देता नहीं है तो उस व्यक्ति को 30 दिन से अनधिक अवधि, 30 दिन तक की अवधि का सादा कारावास दिया जाएगा, जब तक कि वो राशि जो है वो 30 दिन की अवधि, अगर उससे पहले उसने चुका दी है तो उससे पहले उसे छोड़ दिया जाएगा, जब तक कि उसने वो राशि चुका न दी हो। आगे है सेक्शन 400 CRPC 359 असंज्ञेय मामले में खर्चा देने के लिए आदेश देने की शक्ति। तो जब कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसके संबंध में कोर्ट में परिवाद किया गया है और अभियुक्त को दोष सिद्ध कर दिया गया है, ठीक है, तो अभियुक्त पर अधिरोपित शास्ति के अतिरिक्त उसे यह आदेश भी दे सकता है, परिवाद किया गया, अभियुक्त को दोष सिद्ध कर दिया गया, तो अभियुक्त पर जो शास्ति अधिरोपित की गई है उसके अतिरिक्त न्यायालय अभियुक्त को क्या आदेश देगा कि वह परिवादी को अभियोजन में उसके खर्चे का पूर्णतः या अंशतः कोई भाग दे, कि परिवादी को जो अभियोजन में खर्चे हुए हैं उसका या तो पूरा खर्चा या फिर उसका कोई भाग दे। और अतिरिक्त आदेश भी दे सकता है कि उसे देने में अगर ऐसा व्यतिक्रम करता है, परिवादी को खर्चे देने में अभियुक्त पक्ष के द्वारा व्यतिक्रम किया जाता है तो उसे 30 दिन से अनधिक की अवधि का सादा कारावास भोगना पड़ेगा। और ऐसे खर्चे के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आएंगी,
आदेशिका फीस, साक्षी और अधिवक्ताओं की फीस, और ऐसे कोई और व्यय जो हैं वो हो सकेंगे। अब इसमें शास्ति के अतिरिक्त वो जो खर्चे हैं ना, उसकी रकम डिसाइड नहीं कर रखी। ऊपर वाले में 1000 रुपये से अनधिक की राशि बता रखी थी, इसमें राशि नहीं बता रखी है। इसमें कोर्ट आदेशिका प्लस साक्षी प्लस अधिवक्ताओं की फ़ीस के अनुसार उसे जो सही लगे, और साथ में ही अभियुक्त की स्थिति के अनुसार उसे जो सही लगे, उन सब वो खर्चे अभियुक्त पर अधिरोपित किए जाएंगे। और किंतु इसमें ये बता दिया कि अगर ऐसा करने में असफल रहता है तो 30 दिन से अनधिक का सादा कारावास, सिंपल इम्प्रिजमेंट मिलेगा। आगे इसका क्लोज सेकेंड कह रहा है कि इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश जो है वो अपील न्यायालय के द्वारा या जब उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय अपनी पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग कर रहा है तब भी दिया जा सकता है। आगे है सेक्शन 360 CRPC, वेरी इंपॉर्टेंट 401 BNSS, सदाचरण की परिवीक्षा पर या भर्त्सना के पश्चात छोड़ देने की शक्ति। जब तक PO एक्ट नहीं आया था तब यही सेक्शन प्रिवेल करती थी। अब PO एक्ट है तो PO एक्ट प्रिवेल करेगा, बट इस सेक्शन का भी अपना एक इम्पोर्टेंस है। तो इसका क्लोज फर्स्ट कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति जो 21 वर्ष से कम आयु का नहीं है, ठीक है, जिसकी एज 21 से कम की नहीं है, केवल जुर्माने से या 7 वर्ष या उससे कम अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध किया जाता है। ऐसा कोई व्यक्ति है जिसकी एज 21 साल से कम नहीं है, 21 साल या उससे अधिक है, ठीक है, और उसने कौन सा अपराध किया है, या तो ओनली फाइन का कोई ऑफेंस किया है, या 7 वर्ष या उससे कम की अवधि, 7 से कम की अवधि, 7 वर्ष तक या उससे कम की अवधि का कोई अपराध किया है और जिसके लिए वो दोष सिद्ध किया गया है। या अब दूसरी कैटेगरी आ गई, कोई व्यक्ति जो 21 वर्ष से कम आयु का है, ठीक है, 21 से कम आयु का है, और थर्ड कैटेगरी में कोई महिला है। इन दोनों की फर्स्ट वाली के लिए तो अपराध की वो नेचर बता दी कि कौन से नेचर का अपराध है और कितने साल तक का है। इन दोनों के लिए बताया गया है कि वो जो 21 वर्ष से कम आयु का है या कोई महिला है और जो मृत्यु आजीवन कारावास के लिए दंडनीय किसी अपराध में दोष सिद्ध किए जाते हैं, तो अपराधी के विरुद्ध कोई पूर्व दोष सिद्धि साबित नहीं होती। भाई उनका ये पहला ऑफेंस है, उसके पहले की कोई ऑफेंस उस पर साबित नहीं होते, तो न्यायालय क्या करेगा, जिस न्यायालय के समक्ष उसे दोष सिद्ध किया गया है, अपराधी की आयु देखेगा, शील देखेगा, उसका पूर्ववृत्त और उसकी परिस्थिति देखेगा, एज क्या है, उसका स्वभाव कैसा है, उसकी ख्याति कैसी है, उसका आचरण कैसा है और वो परिस्थितियाँ क्या थी जिसमें ऐसा अपराध किया गया, इनको ध्यान में रखते हुए ऐसे अपराधी को सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ सकता है। ठीक है, ऐसे अपराधी को इस गुड कंडक्ट के आधार पर छोड़ा जा सकता है। तो न्यायालय उसे तुरंत कोई दंडादेश देने के बजाय क्या करेगा, बंद पत्र लेगा या जमानत पत्र लेगा। वो लेने पर वो कितने दिनों का होगा, 3 वर्ष तक की अवधि का होगा, 3 वर्ष से अधिक का नहीं होगा, 3 वर्ष से कम हो सकता है या 3 वर्ष तक हो सकता है, इतनी अवधि का उससे बंद पत्र लेगा या जमानत पत्र लेगा। और किस चीज़ के लिए लेगा कि इस अवधि के दौरान अगर उसे न्यायालय में हाजिर होने के लिए बुलाया जाए तो वो न्यायालय में हाजिर होगा और अपने दंडादेश को पाएगा और इस बीच परिशांति कायम रखेगा, सदाचारी बना रहेगा, तो ऐसे व्यक्ति को सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ा जा सकता है। अब इसका प्रोवाइजो है वो क्या कह रहा है कि लेकिन जहाँ कोई प्रथम अपराधी, मतलब जिसने फर्स्ट टाइम ऑफेंस किया, ठीक है, फर्स्ट ऑफेंडर्स जो है वो किसी सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट के द्वारा, ऐसे सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट के द्वारा जिसने कि उच्च न्यायालय ने सशक्त नहीं कर रखा है। ठीक है, अगर सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट तभी ऑथोराइज्ड होगा जब हाई कोर्ट उसे इस निमित्त सशक्त करे। हाई कोर्ट ने उसे सशक्त नहीं कर रखा है, उसकी सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट के द्वारा दोष सिद्ध किया जाता है और मजिस्ट्रेट की ऐसी राय है कि इस धारा के द्वारा जो शक्तियाँ हैं उसका प्रयोग किया जाना चाहिए, तो वो क्या करेगा, अपनी कार्रवाइयों को जेएम फर्स्ट को निवेदित करेगा, जेएम फर्स्ट के पास अपनी कार्रवाइयों को भेजेगा और फिर जेएम फर्स्ट क्या करेगा, साथ में उस अभियुक्त को भी उस मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा और जेएम फर्स्ट फिर उसकी हाजिरी के लिए जमानत लेगा या मामले को उपधारा 2 में जो रीति बता रखी है उस रीति के अनुसार मामले को निपटाएगा। ठीक है, आगे है क्लोज 2। क्लोज 2 में कौन से है तरीके जिससे कि वो मामले को निपटाएगा, तो जहाँ की कार्यवाही जेएम फर्स्ट को उपधारा 1 में निवेदित की गई है जेएम सेकेंड के द्वारा,
तो वो क्या करेगा, मामले में आदेश दे सकता है। यदि मामला उसके द्वारा सुना गया है तो वह दे सकता है, और किसी भी प्रश्न पर अतिरिक्त जांच या अतिरिक्त साक्ष्य अगर उसे लगता है आवश्यक तो ऐसी जांच या साक्ष्य को ले सकता है, या ऐसी जांच या साक्ष्य के लिए जाने का निर्देश दे सकता है। ठीक है, तो स्वयं उस मामले में निर्णय भी सुना सकता है, और उसे लगता है कि कोई और क्वेश्चन किया जाना चाहिए, कोई फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें वो कर सकता है। कोई अदर एविडेंस लिया जाना चाहिए तो वो भी ले सकता है। क्लॉज 3 है कि किसी भी दशा में जिसमें कि कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है, या किसी भवन में चोरी है, बेईमानी से दुर्विनियोग किया है या छल किया है, ठीक है, ये 4 अपराध हो गए जिसमें कि BNS की धारा के अधीन 2 वर्ष या अनधिक अवधि के कारावास के लिए या केवल जुर्माने के लिए दंडनीय किसी अपराध में दोष सिद्ध किया गया है। अपराध ये हो गए, इसमें 2 वर्ष तक का कारावास या फिर केवल जुर्माने से दंडनीय किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किया गया है, और कोई पूर्व दोष सिद्धि नहीं साबित होती है तो न्यायालय क्या करेगा, सबसे पहले उसकी आयु देखेगा, उसका सील देखेगा, उसका पूर्व वृत्त देखेगा, उसकी शारीरिक मानसिक दशा और अपराध की क्या प्रकृति है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसे दंडादेश देने के बजाय सम्यक भर्त्सना के पश्चात छोड़ सकता है। किन मामलों में छोड़ा जा सकता है, जिन मामलों में कि किया गया अपराध 2 वर्ष से अनधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय है या केवल जुर्माने से दंडनीय है। और अपराध कौन सा है, चोरी, किसी भवन में चोरी, छल करना, ये अपराधों की श्रेणी में आते हैं, या बेईमानी से दुर्विनियोग। क्लॉज 4 इसका कह रहा है कि इस धारा के अधीन जो आदेश है वो किसी अपील न्यायालय के द्वारा या उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय जब भी अपनी अपील की शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं, पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं, तब उनके द्वारा दिया जा सकता है। क्लॉज 5 कह रहा है कि जब किसी अपराध के बारे में इस धारा के अधीन आदेश दे दिया गया, उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय उस दशा में जब उस न्यायालय में अपील करने का उसका अधिकार है, अपील वो करता है या पुनरीक्षण की शक्तियों का वो प्रयोग कर रहे हैं, तो वो ऐसे किसी आदेश को अपील न्यायालय या उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय अपास्त कर सकते हैं, और ऐसे अपराधी को विधि के अनुसार दंडादेश दे सकते हैं। भाई अपराधी को भर्त्सना पर छोड़ दिया गया। अब अपराधी के संबंध में किसी ने भाई जिस पीड़ित पक्षकार तो अपील में जाएगा ही, तो वो अपील में गया। अपील में जाने पर हाईकोर्ट, सेशन कोर्ट को या अपील न्यायालय को ऐसा लगता है कि भाई ये आदेश तो सही नहीं दिया लोअर कोर्ट ने, तो वो उस ऐसे आदेश को अपास्त कर सकता है और उसे विधि के अनुसार दंडादेश दे सकता है। परंतु उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय इस धारा के अधीन उस दंड से अधिक नहीं देगा। दंड कौन सा है, जो 2 वर्ष तक का था, उस दंड से अधिक नहीं देगा जो कि उस न्यायालय के द्वारा दिया जा सकता था जिसके अधीन वो दोष सिद्ध किया गया था। तो दोष सिद्ध पहले सुनवाई जहाँ की गई और जो न्यायालय उसे मामले में दोष सिद्ध कर सकता था, उस न्यायालय को जितने दंड देने की अधिकारिता थी उतना ही दंड हाईकोर्ट और सेशन कोर्ट दे सकता है, उससे अधिक नहीं दे सकता। क्लॉज 6 है कि सेक्शन 140, 143, 414 के अधीन इस धारा के जो उपबंध है वो प्रतुओं के संबंध में ही वैसे लागू होंगे जैसे होते हैं। ठीक है, तो ये क्या 140, 143 कौन सी है, ये है 106 CRPC, 108 या 9, 109, 108 और 9 CRPC हुआ है। आगे है क्लॉज 7 कि उपधारा 1 के अधीन छोड़े जाने के निर्देश देने से पूर्व न्यायालय अपना यह समाधान करेगा कि अपराधी का या उसके प्रतिभू का कोई नियत वास स्थान या नियमित कोई उपजीविका उस स्थान में है जिसमें कि ऐसा न्यायालय कार्य कर रहा है, और अपराधी के उस अवधि के दौरान रहने की संभावना है जो शर्तों के पालन के लिए उल्लेखित है। अगर उपधारा 1 में किसी को सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ा जा रहा है, किसी व्यक्ति को न्यायालय ऐसा छोड़ने से पहले न्यायालय इस चीज़ का समाधान करेगा कि उसके प्रतिभू ने जो जगह बताई है और जहां अपनी उपजीविका बताई है वहां वह निवास कर रहा है, और वो जो स्थान है वो न्यायालय के क्षेत्राधिकार के भीतर है। ठीक है, जहां की वह न्यायालय कार्य करता है और उस अवधि के दौरान उनके रहने की संभावना है। क्लॉज 8 कह रहा है कि जहां किसी अपराधी को दोष सिद्ध किया जाता है या उस न्यायालय का जो किसी अपराधी के संबंध में मूल अपराध के बारे में कार्रवाई कर सकता था समाधान हो जाता है कि मूल अपराधी अपने मुचलके की जो शर्त है, जिस शर्त पर उसे छोड़ा गया था, उन शर्तों का पालन करने में असफल रहा है, तो उसके संबंध में क्या जारी किया जाएगा, वारंट जारी किया जाएगा। तो इसे एक लाइन में समझें तो जहाँ किसी अपराधी को दोष सिद्ध किया गया है या जहाँ किसी अपराधी को सदाचरण और भ्रष्टाचार पर छोड़ा गया था और वो उसकी शर्तों का पालन करने में असफल रहता है, तो उसके लिए वारंट जारी किया जाएगा।
क्लॉज 9 कह रहा है कि जब कोई अपराधी किसी वारंट के द्वारा पकड़ा जाता है या वारंट के द्वारा पकड़ा जाएगा तो जिस न्यायाधीश जिस मजिस्ट्रेट ने ऐसा वारंट जारी किया गया है उसके समक्ष तुरंत लाया जाएगा और वह न्यायालय क्या करेगा, उसे तब तक अभिरक्षा में प्रतिप्रेषित कर सकता है जब तक कि मामले की सुनवाई नहीं हो जाए, या इस शर्त पर उसे दंडादेश की इस शर्त पर उसे जमानत पर छोड़ सकता है प्रतिभू लेकर कि वह जब भी उसे न्यायालय बुलाए तब वह मामले में हाजिर होगा और ऐसे मामले की सुनवाई के पश्चात उसे दंडादेश दे सकता है, या तो उसे तब तक जेल में रखने का आदेश दे सकता है जब तक मामले की सुनवाई नहीं हो जाए, या उसे प्रतिभूति लेकर जमानत पर छोड़ सकता है कि जब न्यायालय बुलाए तब वह न्यायालय के समक्ष हाजिर हो। अब क्लॉज 10 आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट इसका, कि इस धारा की कोई भी बात पीओ एक्ट, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट या जेजे एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अपराधियों के उपचार, प्रशिक्षण, सुधार, तत्समय प्रवर्तित किसी विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी। तो यही है जहाँ की स्पेशल लॉ हो तो स्पेशल लॉ ही ये जो संहिता है इस पर प्रिवेल करेगा। तो पीओ एक्ट एक स्पेशल लॉ है इस संबंध में बनाया हुआ, तो पीओ एक्ट ही इस सेक्शन पर प्रिवेल करेगा, पीओ एक्ट ही मान्य होगा और पीओ एक्ट में की गई कोई बात या जेजे एक्ट में की गई किसी बात पर भी इस अधिनियम के किस वर्ष से कम आयु की डेट आ गई, उसमें आ गई ना एज, तो इन दोनों की कोई भी बात इस संहिता की कोई भी बात उन दोनों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी, कोई प्रभाव नहीं डालेगी। वो जो अधिनियम है जो स्पेशल बनाए गए हैं वो स्पेशली प्रिवेल करेंगे।